माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की गई राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना व सुझाव देना है। माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी कृषि के बजट पर जो चर्चा किया, उस बजट की चर्चा में किसानों की खुशहाली की एक भी बात नहीं करी। किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, किसानों की फसलों की लागत कैसे घटेगी, किसानों की वस्तुओं का, उनके फसलों का विपणन कैसे बढ़ेगा, किसानों के अनाजों का, फसलों का, उनसे संबंधित रोजगार और उद्योग कैसे लगेंगे। माननीय मंत्री जी ने इसको कहीं से भी सदन में न बताने का कार्य किया है और न ही अपनी बजट पुस्तिका में लाने का कार्य किया। माननीय देश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। लेकिन क्या वजह है कि आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शहरीकरण की ओर पूरा फोकस करके बैठी है। गांव के लोगों को गांव छोड़ करके शहर का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव में लोगों को जो कृषि पर जीवन यापन करने का काम करते थे, उनको जीविका का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। शहरों में जाकर के मजदूरी करने को विवश हो रहे हैं, प्रदेश छोड़ करके पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जिनका परिवार पुश्तैनी पेशे से कृषि से जुड़ा हुआ था, आज वो शहरों में मजदूरी करने को विवश है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान निशिक चाकरी भीख निदान। आज ये लाइनें, इनकी प्रासंगिकता कहां रह गई है। आज किसान का बेटा आकर के यहां पर बैठे हुए, जो सरकार के साथ बैठे हुए सभी माननीय सदस्यगण हैं, सभी माननीय मंत्रीगण हैं, इनके पास आकर के एक दरख्वास्त देता है, महोदय मैं अपने घर की जमीन बेच दूंगा, खेती की जमीन बेच दूंगा। और कौन सी जमीन बेच देगा? जो खेत उसका, जिस किसान का कमाऊ बेटा होता है। किसान का अगर सबसे सगा कोई होता है तो वो किसान की खेती होती है, किसान की जमीन होती है। लेकिन उसका बेटा ये कहता है कि मान्यवर मैं अपने पुश्तैनी उस खेती की जमीन को बेच दूंगा, मुझे कहीं किसी विभाग में चपरासी के पद पर नौकरी दिला दीजिए। लेकिन लाइनें पहले क्या कहती थी? उत्तम खेती करने वाले लोगों ने, पहले आजादी के बाद बहुत सारे बड़े बड़े परिवार के लोगों ने, जिनके पास बड़े बड़े जोत हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ने का काम किया। आईएएस और पीसीएस की नौकरी, आईपीएस की नौकरी तक को छोड़ने का काम किया कि हमारा ये पुश्तैनी सम्मानजनक पेशा है, हम इसके साथ सम्मान के साथ जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज उन्हीं के परिवार के लोग, जो बड़े बड़े जोत के लोग हैं, उनके बेटे आकर के कह रहे हैं कि हमें आउटसोर्सिंग पर भी नौकरी दिला दीजिए, हमें संविदा पर नौकरी दिला दीजिए। क्योंकि उनसे सरकारी नौकरी की कोई आस नहीं रह गई, उम्मीद नहीं रह गई। सरकारी संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। निजीकरण से सारे सरकारी संसाधन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास चले जा रहे हैं, तो नौकरी कहां से मिलेगी? मानवर, ये आंकड़ों की बाजीगरी करने से किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आने वाला है। आपने कहा कि जीडीपी में 24% की भागीदारी है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन वजह क्या है कि उससे किसान को खुशहाली क्यों नहीं मिलती, किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ती? पूरी दुनिया ने जाना कि जब कोरोना का काल आया था तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट गई थी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सम्मानजनक स्थिति में अगर खड़ी रही है तो उसके पीछे देश के किसानों का योगदान रहा है। लेकिन किसान बदहाल क्यों? किसान का बेटा अच्छे अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करा पाता? किसान का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता? किसान का बच्चा अच्छे संसाधन क्यों नहीं पाता? किसान का बेटा अच्छे मकान में क्यों नहीं रह पाता? किसान के बेटे के पास कार और मोटरसाइकिल क्यों नहीं हो पा रही?
मानवर यह गंभीर चिंता का विषय है। आंकड़ों की बाजीगरी से कभी किसानों की हालत में सुधार होने वाला नहीं है। मानवर आपने ये बात कही कि उत्पादकता बढ़ी है, निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ी है, मैं उसको नहीं नकारता हूं। केवल सरकार की आलोचना करने के लिए यहां नहीं खड़े हुए हैं। उत्पादकता इसलिए बढ़ी है कि मानव पहले पारंपरिक खेती हुआ करती थी, प्रकृति पर आधारित खेती हुआ करती थी, जमीनें उपजाऊ नहीं थी, बाढ़ और सूखे का प्रकोप हुआ करता था, सिंचाई के संसाधन नहीं हुआ करते थे, जो वैज्ञानिक संसाधन है इनका अभाव था, वैज्ञानिक तरक्की नहीं हुआ करती थी। मान्यवर इसलिए पारंपरिक खेती करने वाला व्यक्ति उस समय बड़ी जोत में भी कम उत्पादन पैदा करता था और आज कम जोत में भी उससे ज्यादा कहीं उत्पादन पैदा करने का काम कर रहा। लेकिन उसके पीछे का भी कारण तो देखना चाहिए कि उस समय जब केवल वर्षा पर आधारित कृषि होती थी तब उसको कितनी लागत लगानी पड़ती थी, और आज के दौर में उसको खेत की तैयारी से लेकर के खेत में बीज डालने से लेकर के फसल की सिंचाई करने से लेकर के मजदूरी तक, कटाई तक, उसके भंडारण तक, आज उसको कितनी तरह की लागतों को लगाना पड़ता है। सरकार कभी उस पर चिंतन करने का काम नहीं करती, केवल इस बात का ढिढोरा पीटने का काम करती है कि हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। आप ही की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे, लेकिन किसानों की फसलों की लागत को आप नहीं कम कर पाए। किसानों की फसलों की लागत बढ़ती गई, आप खादों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, डीएपी की खाद से चोरी, यूरिया की खाद से चोरी होती गई। आज किसान खाद के लिए लाइन में लगता है, उसको लाठियां खानी पड़ती है, ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है। मानवर इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्पादकता तो बढ़ी है लेकिन धरातल पर जब काम होगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसानों के परिवार में खुशहाली आ सकेगी। मानवर जब CSCP जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइस कॉस्ट एंड प्राइस, जब कमीशन उसका जो बना है भारत सरकार का, बहुत बार जब हम लोग विधानसभा के भीतर जब सवाल करते हैं तो आप ही का जवाब होता है कि MSP का निर्धारण भारत सरकार के CSCP के द्वारा की जाती है। मानव CSCP का कमीशन उत्तर प्रदेश में आता है, CSCP का कमीशन उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, एक देश से बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जोन में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की फसलें वहां पर पैदा की जाती है, उनकी अलग अलग तरह की लागत लगती है। आप सब लोग जो लोग खेती किसानों के बीच में जाते हैं, एक ही किसान की अलग अलग खेत से फसल की अलग अलग लागत लगाना पड़ता है किसान को। जो खेत किसान का नहर के किनारे होता है, जहां पर नमी होती है, वहां पर किसान को कम खाद देना पड़ता है और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कम करना पड़ता है, वहां पर खर्चे कम करने पड़ते हैं। लेकिन वह किसान, उसी किसान की दूसरी जोत जो ऐसी जगह पर होती है जहां पर ट्यूबवेल भी वहां पर पानी नहीं दे पा रहा है और वहां पर नहर के संसाधन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर किसानों के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। अगर हम पश्चिम बंगाल से तुलना करते हैं, पश्चिम बंगाल में धान की प्रति क्विंटल लागत कितनी होती होगी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसल की धान के उत्पादन की प्रति क्विंटल लागत कितनी होती होगी, सब अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मानवर फसलों के लागत का निर्धारण की 3 प्रक्रिया होनी चाहिए। आज किसानों को जब तक आप खुद आयोग नहीं बनाएंगे, जब तक इसको उद्योग के दर्जे में नहीं लाएंगे, तब तक किसानों को खुशहाली मिलने वाली नहीं है। किसान आलू पैदा करता है, बदहाल हालत में रहता है, उसी की चिप्स बना करके बेचने वाला रातों रात करोड़पति हो जाता है। ये सरकार की व्यवस्था है, ये सरकार की नीति है। मानवर फसल को पैदा करने के लिए 3 लागत लगती है। माननीय मंत्री जी इसको ध्यान से सुन ले और जब कमीशन आवे तो इस पर चर्चा करने का काम जरूर करें कि प्रत्यक्ष लागत, अनुमानित लागत और कल्पित लागत 3 तरह की लागत होती है। जब फसल तैयार करने के लिए खेत की तैयारी की जाती है, मजदूरी की लागत, बीज की लागत, सिंचाई की लागत, मजदूरी की लागत, सारी लागत ये प्रत्यक्ष लागत में आती है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो अनुमानित लागत है उसके 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक किसान रखवाली करने का काम करता है, देखरेख करने का काम करता है। कम से कम एक व्यक्ति किसान परिवार का बूढ़ा बुजुर्ग जो खेत की रखवाली करता है, फसल की देखरेख करता है, कम से कम उसको मनरेगा की दिहाड़ी के बराबर भी अगर उसकी फसल की लागत में जोड़ेंगे तो फसल की लागत कहां पहुंच जाएगी। और जो कल्पित लागत है,
खेत आसमान में नहीं होता, फसल आसमान में नहीं बोई जाती है। अगर आप किसी को उद्योग लगाने के लिए ऋण देते हो बैंक से, तो उस पर इंटरेस्ट जोड़ने का काम करते हो। अगर 1 बीघे में फसल बोई जा रही है और बैंक के बहुत धन्यवाद वर्मा जी। अगर उस पर बैंक के ऋण के अनुसार अगर उस पर कम से कम अगर उसको आप जोड़ने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से उसकी लागत और बढ़ जाएगी। और बहुत धन्यवाद वर्मा जी, बहुत धन्यवाद। अभी कई विभागों पर चर्चा होनी है। कई विभागों पर चर्चा होनी है। मृदा कार्ड स्वास्थ्य परीक्षण की बात करी है माननीय, अगर आपकी ये योजना सफल होती, अगर आप सॉइल हेल्थ कार्ड का सही उपयोग हुआ होता, तो आलू एक सिमट करके एक निश्चित जोन में रह गई है, गन्ना एक निश्चित जोन में रह गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्मली सारी फसलें पैदा होती। चूंकि आप उस धरती की गुणवत्ता को देख करके किस फसल के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, आप वहां पर मुहैया करा करके, तब प्रतापगढ़ का आंवला आपको बुंदेलखंड में भी मिलता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मिलता। इसलिए आपने सॉइल हेल्थ पार्ट पर कोई काम नहीं किया है, केवल आपने किसानों को एक सपना दिखाने का काम किया है। धन्यवाद आर के वर्मा जी। रोजगार पर अंतिम बात मैं कहकर खत्म कर रहा हूं। जिस क्षेत्र में जो उत्पादन अधिक होता है, जहां पर आलू के लिए आपको किसान आयोग बनाना चाहिए, आलू के लिए आपको वहां पर एक वैज्ञानिक केंद्र बनाना चाहिए, वहां पर उससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहिए, लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए, विपणन को बढ़ावा देना चाहिए। मानवर, मैं अपनी कटौती पर बल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।